भारत का संवैधानिक विकास की श्रृंखला का यह पार्ट 2 है, जिसमें आज हम 1858, 1861 और 1892 के अधिनियम के बारे में जानेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन सभी अधिनियम भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे और क्या क्या बदलाव आए थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुदिता और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। 1858 का भारत शासन अधिनियम ये कई कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी बने थे उन्हें एक्ट कहा जाता था, ये चार्टर एक्ट कहा जाता था। जैसा आपने देखा था कि 1813, 1833 और 1853 में अलग अलग चार्टर आए थे। मैंने उसे पिछले वीडियो में पढ़ाया था पार्ट 1 में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। और इस अधिनियम से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसने पूरे ही सिस्टम को चेंज कर दिया, यानी ब्रिटिश की जो संसद थी उसको हिला दिया था। वो घटना क्या थी कि 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी कहा जाता है। इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। इसे भारत के संग्राम में पहली लड़ाई भी कहा जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश को संसद को ऐसा लगा था कि भारतीय चाहे तो उनको हटा सकते हैं, उनकी ताकत को कमज़ोर कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। अब तक हमने देखा था कि भारत में ब्रिटिश की ओर से कंपनी शासन करती थी और व्यापार करती थी। यहाँ से क्या किया जाता है कि कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और कर देते हैं कि यहाँ पे जो पूरा शासन है वो सीधा चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। यानी कि अब वहाँ पे क्या होगा कि ब्रिटिश की जो क्राउन है, रानी विक्टोरिया, उनके हाथों में चला जाता है। तो देखते हैं कि 1858 में अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी। भारत शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन, मतलब जो भारत का शासन है अब वो किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन में। और वहाँ पे महारानी विक्टोरिया थी, उनके हाथों में चला जाता है और वहाँ की संसद सीधा कंट्रोल करेगी। और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अभी तक हमने देखा था कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर 1833 में चल के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, मतलब पूरे भारत का गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर का नाम ही हटा देते हैं और नया नाम लाते हैं क्या? वायसराय। और वायसराय कहाँ का होगा? पूरे भारत का वायसराय। मतलब और ये वायसराय कौन होगा? शासन करेगी ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया। उनका एक प्रतिनिधि होगा, मतलब उनकी तरफ से भेजा हुआ इंसान होगा, जिसको भारत का वायसराय बनाया जाएगा और ये उनके नाम पर पूरे भारत पे काम करेगा और उसको कंट्रोल करेगा। तो ये काम था वायसराय का। और जो पहले वायसराय बनाए थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए थे। इसके साथ ही इस अधिनियम में किया गया कि नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को समाप्त कर दिया। अगर आपने ये जानना चाहते हैं कि नियंत्रण बोर्ड क्या था तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया है। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था एक पिट्स इंडिया एक्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और नियंत्रण जिसे कहा जाता है, और निर्देशक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था, जो ब्रिटिश की ओर से भारत की कंपनी को कंट्रोल करते थे, मतलब कंपनी में काम करते थे। तो ये सारा समाप्त कर दिया गया और अब सीधा क्या बना दिया गया था? वायसराय बना दिया गया था। इसके अलावा एक और काम किया जाता है, एक नया पद, क्योंकि ये चीज़ तो हटा दी तो अब एक नया पद बनाया जाता है, भारत का राज्य सचिव। अब ये सचिव क्या बला थी? सचिव क्या किया? इन्होंने कहा कि भारत में किस तरीके से काम किया जाएगा उसको बांटते हैं दो लोगों में। एक को नाम दे दिया वायसराय और एक को नाम दे दिया भारत का सचिव। और सचिव कहाँ होगा? सचिव ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन में भारत का सचिव चुना जाएगा। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक टीम बनाई जाएगी। साथ ही जो ये वायसराय है ये भारत में रहेगा। तो जो वायसराय है वो भारत में काम करेगा और जो सचिव है वो कहाँ काम करेगा? ब्रिटेन में काम करेगा और उसके सदस्य के लिए 15 लोगों की टीम होगी। तो इस तरीके से सचिव का पद बनाया गया भारत में काम करने के लिए। उसके अलावा इसमें और क्या किया गया? जो भारत का सचिव था, यही मैंने बताया कि इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई कि वो परिषद क्या करेगी? सचिव की सहायता करेगी। किसी भी मतलब एक सलाहकारी समिति होगी, कि जैसे आप आज भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए समिति होती है, वैसे ये सलाहकारी समिति का गठन किया गया कि ये 15 सदस्यीय परिषद होगी और ये किसकी सहायता करेगी? सचिव की। इसके साथ साथ एक और चीज़ किया गया कि जो ये सचिव है, इसके सहायता के लिए 15 लोग हैं, इनका खर्चा यानी इनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी?
तो इनकी सैलरी दी जाएगी भारत से, और उसका नाम दिया गया होम चार्जेस। होम चार्जेस मतलब कि तुम्हारे लिए खर्च हो रहा है तो भारत इसका पूरा खर्चा उठाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रिटेन में बनाई गई एक संस्था, उस संस्था में बैठा दिया गया एक सचिव, जिसको नाम दे दिया कि वो भारत का राज्य सचिव है, वो भारत के लिए काम करेगा, उसकी सहायता के लिए 15 लोग, और इस पूरी संस्थान का जो खर्च होगा वो भारत से दिया जाएगा ब्रिटेन में, और इसको नाम दे दिया गया होम चार्जेस। ठीक है। इसके अलावा जो भारत की सचिव की जो ये परिषद थी, ये एक नियमित निकाय थी, सलाहकारी थी, सलाह देती थी, और यहाँ इसको क्या अधिकार था कि ये भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह मुकदमा कर सकती थी। अगर किसी मुद्दे पे ये चाहे तो इंग्लैंड में भी, वस्तुतः ये काम इंग्लैंड में करती थी, तो वहाँ पे यह भारत में मुकदमा कर सकती थी, और किसी कारणवश अगर ज़रूरत पड़े तो इन पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो ये सारे बड़े बदलाव हुए थे, 3-4 जो हमने देखे, कि एक तो सबसे पहले कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, विक्टोरिया के हाथ में चला गया, वायसराय बना दिया गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को। उसके बाद ये सचिव जी को लाया गया, और एक एक जना रहेगा भारत में, एक जना रहेगा ब्रिटेन में। भारत में रहेंगे वायसराय, वहाँ पे रहेंगे सचिव, और सचिव की सहायता करेंगे 15 लोग। तो ये पूरा हुआ था 1858 के अधिनियम में। इसके बाद देखते हैं कि अगले अधिनियम में क्या होता है। इसके अलावा एक बात और है कि जो भारत का ये राज्य सचिव है, ये होता कौन था? तो ये ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती थी, संसद की जो कैबिनेट, उसका सदस्य होता था भारत का राज्य सचिव। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया? सबसे पहले मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण किया गया। अब इसका मतलब क्या है कि मद्रास और बम्बई यहाँ की जो प्रेसिडेंसी थी, हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं उनको बम्बई और मद्रास, यहाँ इन दोनों को भी इनके अधीन कर दिया जाता है, बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। और उसके बाद 1833 में क्या करते हैं? 1833 में कानून बनाने, यानी विधायी शक्तियों से भी इनको वंचित कर देते हैं, और सारी शक्ति किसको दे देते हैं? जो भारत के गवर्नर होते हैं या बंगाल के गवर्नर होते हैं उनको दे देते हैं। मतलब मुंबई और मद्रास के जो थे वो पूरा शक्तिहीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा किया जाता है कि मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं उनको विधायी शक्तियाँ फिर से दी जाती है। फिर से शक्तियाँ दी जाती है तो क्या होता है? विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब एक ही जने को पूरा केंद्र को शक्ति दे देना, और विकेंद्रीकरण उसका उल्टा, सत्ता स्थानीय को देना, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। इसके साथ ही इसमें क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मतलब जो विधायी शक्तियां हैं, अब क्या होगा कि भारत के भी कुछ लोग, भारत के कौन से लोग, जैसे आपको पता हो कांग्रेस पार्टी थी उस समय और मुस्लिम लीग थी, तो जो पार्टियां थी तो उसके कुछ लोग, ये लोग इसमें शामिल कर सकते थे वायसराय भारतीयों को, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में। यानी कि जो उनकी प्रांतीय होगी उसमें क्या होगा? गैर सरकारी, मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ना ही उनको, वो बस अपनी राय रख सकते हैं, उनकी राय मानी जाए या ना मानी जाए वो नहीं मैटर करता, लेकिन वो अपनी राय रख सकते हैं और वायसराय चाहें तो। लेकिन बहुमत किसका होगा? सरकारी सदस्यों का, यानी जो ब्रिटिश के हैं उन्हीं का बहुमत होगा और उन्हीं की बात मानी जाएगी। इसके बाद क्या था कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, यहाँ पे विधान परिषद का गठन हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर 1861 का कोई है तो वो यही है कि इसमें क्या होता है? प्रांत विधान परिषद बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आज के टाइम में क्या है? संसद है और विधानमंडल है, यानी जो राज्य होते हैं वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होती है, और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे ही जो विधान परिषद का कॉन्सेप्ट आया, ये 1861 के ही अधिनियम से आया था। इसमें विधान परिषद पहले कुछ राज्यों में बना, धीरे धीरे करके और राज्यों में बना। और इसमें क्या होता था कि पहले कुछ लोकल, यानी वहाँ के जो भारतीय थे कांग्रेस के, उन लोगों को शामिल किया, और फिर बाद में धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई और उनके अधिकार भी बढ़ाते गए। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है हमारे संविधान का। उसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाता है कि जो वायसराय हैं, अगर कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है तो उन्हें काउंसिल की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब सारे मेंबर्स की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है अपने ब्रिटिशर्स की, वो अध्यादेश ला के कोई कानून बना सकते हैं। इसका आप उदाहरण आज भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास होता है अध्यादेश का, वो अध्यादेश लाके कोई इमरजेंसी के तहत कानून बना सकते हैं जो 6 माह के लिए वैलिड होता है। तो उस समय भी यही था कि 6 महीने के लिए वो वैलिड होगा, तो ये अधिकार। तो 1861 में 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं, एक तो विधान परिषद की शुरुआत होती है, दूसरा वायसराय को अध्यादेश लाने की शक्ति दी जाती है और वो 6 माह तक वैलिड होगा। तो अगर पूछा जाए पेपर में कि विधान परिषद
की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1861 के अधिनियम से हुई थी, या भारत सरकार अधिनियम से हुई थी। इसके बाद आता है हमारा 1892 का अधिनियम। इसमें क्या किया था? इसमें केंद्रीय और विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अतिरिक्त सदस्य किसे कहा जाता है? अतिरिक्त सदस्य लिखा होगा या गैर सरकारी सदस्य लिखा होगा। तो गैर सरकारी सदस्य कौन थे? जो भारतीय होते थे, ठीक है, उनको ये लोग अतिरिक्त सदस्य, या फिर गैर सरकारी जो सरकारी नहीं है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई केंद्रीय और विधान परिषद तो दोनों में। ये केंद्र और विधान क्या है? यानी केंद्र पे जो परिषद थी और विधान परिषद जो राज्यों में थी, दोनों में उनकी संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा क्या किया? विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। मतलब जो बजट, सालाना बजट आता था, उस पे जो ये अतिरिक्त लोग हैं उस पर वो बोल सकते थे, सवाल उठा सकते थे कार्यपालिका से, ठीक है। कार्यपालिका कौन थी? जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब परमानेंट मेंबर्स थे, उनसे वो लोग सवाल पूछ सकते थे। लेकिन अभी भी इनको इनकी बातें रखने का और बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन बहुमत और फैसला कौन लेंगे? जो उसके वायसराय और हेड होंगे वही लेंगे। लेकिन इस पर इनको बोलने का, जिससे ये लोग भारतीयों की ज़रूरतों का और इन चीज़ों का मुद्दा रख सकते थे। और यहाँ से ही क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी होती है वो इसमें अपनी रुचि दिखाती है, मुस्लिम लीग और भारत, जिससे कि कम से कम, जिसमें से कुछ नेता ये भी कहते हैं कि कम से कम भारत के हितों को उसमें रख पा रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगला फिर 1909 में, 1919 में किस तरीके से और सुधार किए जाते हैं और किस तरीके से भारत को और ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होने वाला है 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का, और 1935 भारत शासन अधिनियम, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 1909 में मार्ले मिंटो, जहाँ पे भारत सचिव और ये वायसराय मिलके बहुत सारे चेंजेस करते हैं, और उसके बाद हमारा बनता है संविधान। तो वो पूरी प्रक्रिया देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।